आज हम लोग इस वीडियो में संज्ञा यानी विकारी शब्द के अंतर्गत आता है, इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। यह जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी है ही, और सीटेट 2021 के लिए भी महत्वपूर्ण है। सीटेट 2021 ही नहीं, सीटेट के किसी भी एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण है। जानते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत आता है संज्ञा। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में हमारे चारों ओर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है अथवा जिसका मन से अनुभव किया जाता है, उन सभी पदार्थों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, जैसे पुस्तक, राम, कलम, मेज, कुर्सी, पंखा इत्यादि। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। देखिए, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं। मुख्य रूप से जो है, पहला है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करता है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, यानी कि उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आता है आपका दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति, वर्ग व समूह के नाम को प्रकट करते हैं उनमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है, यानी कि उनको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनको प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा जाता है, किंतु अप्रत्यक्ष यानी कि मन या अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है, उन सब पदार्थों के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक शब्द बनाना, तो देखिए भाववाचक शब्द कैसे बनता है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किसी जातिवाचक संज्ञा में सर्वनाम, विशेषण में, क्रिया में, अव्यय शब्दों में किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से होती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो जातिवाचक संज्ञा प्लस प्रत्यय, कोई भी प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। बच्चा प्लस पन तो बचपन, ठीक है। बूढ़ा प्लस आपा, बुढ़ापा। युवा प्लस अन, यौवन। महात्मा प्लस या महात्मय। गृहस्थ प्लस या गृहस्थ। इसके बाद सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, इसको भी देख लीजिए। सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम शब्द प्लस प्रत्यय, तो ये भाववाचक संज्ञा बनेगा। जैसे अपना प्लस त्व, अपनत्व, अपना प्लस पन, अपनापन आदि। फिर विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, ये भी देख लीजिए। विशेषण में प्रत्यय जोड़ देंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। इसके बाद है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो क्रिया में भी प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे लिखाई क्रिया है, आवट एक प्रत्यय है तो लिखावट। घबराना प्लस आहट, घबराहट। इस तरह से दौड़ना, मारना, कटना, खेलना इत्यादि क्रियाओं के साथ अप्रत्यय जोड़ने से क्रमशः दौड़, मार, काट, खेल इत्यादि भाववाचक संज्ञा बनती है। नोट, कुछ शब्दों जो होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक साथ दो संज्ञाएं मानी जाती है। सही संज्ञा भेद उसके वाक्य प्रयोग पर निर्भर करता है। जैसे माँ की ममता अनुपम होती है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। फिर ममता 8वीं में पढ़ती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत में अनेक खेल खेले जाते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा। फिर सचिन का खेल भी अद्भुत था, भाववाचक संज्ञा। पूजा कर रही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है इसमें, और पूजा करना भाववाचक संज्ञा भी है, दोनों है कि नहीं। फिर अविकारी
अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो अव्यय शब्द प्लस प्रत्यय, दूर प्लस ई दूरी, निकट प्लस ता निकटता आदि। स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द सुख दुख, प्यार प्रेम, स्नेह रोग, मेल भूख प्यास, सुरक्षा ईर्ष्या, जन्म मृत्यु, जीवन मरण, ये सब जो है क्या है, स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। नोट: यदि इन शब्दों के साथ किसी प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जाता है तो नया शब्द विशेषण शब्द बन जाता है। सुख प्लस ई सुखी, दुख प्लस ई दुखी, प्यार प्लस आ प्यारा, ईर्ष्या प्लस आलू ईर्ष्यालु। संज्ञा के अन्य भेद: अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जो है हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों द्वारा संज्ञा के निम्न दो भेद स्वीकार किए गए हैं। एक है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा जो शब्द यानी कि जो संज्ञा शब्द किसी समूह की स्थिति को प्रकट करता है उसमें समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है, यानी कि उसको समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, टीम, दल, टोली, झुंड, मंडली और भी बहुत सारा है, सम्मेलन, आयोग इत्यादि। नहीं, फिर है दूसरा द्रववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी धातु अथवा तरल पदार्थ के नाम को प्रकट करते हैं उनमें द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, उनको द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, पीतल, पारा, घी, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। संज्ञा से संबंधित कुछ विशेष नियम: कुछ संज्ञा शब्द जो होते हैं ऐसे होते हैं जो मूलतः तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं परंतु वाक्य में प्रयोग किए जाने पर अपने अपने गुणों वाले अन्य पदार्थों के अर्थ को भी प्रकट करते हैं, तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है, यानी कि उनको जातिवाचक ही माना जाता है। जैसे आज भी भारत में सीता और सावित्री मौजूद हैं, गणेश तो आज का विभीषण है। ठीक है। इसके बाद कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मूलतः जातिवाचक संज्ञा पाई जाती है किंतु वाक्य में प्रयोग किए जाने पर वे किसी एक व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लगते हैं, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सरदार ने राजस्थान के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मूलतः जातिवाचक संज्ञा पाई जाती है किंतु वाक्य में प्रयोग किए जाने पर वे किसी एक व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लगते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा उनको माना जाता है। जैसे पंडित जी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, नेताजी नहीं, सरदार। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है परंतु यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। मोबाइल क्रांति से अब दूरियां ही नज़दीकियां बन गई है। हम सब की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएगी। कुछ विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जिनको यदि ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो वहाँ उनमें जातिवाचक संज्ञा आ जाता है, यानी कि वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है, उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा ही मानेंगे। जैसे अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो जातिवाचक संज्ञा हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक, बहुवचन में प्रयोग हो रहा है लेकिन ये जो है विशेषण शब्द है, लेकिन इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभाशीष, देश में बेईमानों की कमी नहीं है। तो इस टाइप के जो होते हैं विशेषण शब्द जब ओकारांत बहुवचन में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं तो जातिवाचक संज्ञा मान लिए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने अभिकारी शब्द में संज्ञा के अंतर्गत इतने सारे
चीज़ों को समझा जाना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।